नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, हंदवाड़ा के शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन, बोले उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसके अलावा जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। रामायण के बाद दूरदर्शन पर अब 4 मई से प्रसारित होगा श्री कृष्णा। इसके अलावा जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन का ऐलान, पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, कहा घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के ट्रेन टिकट का सारा खर्चा उठाएगी कांग्रेस। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। कोरोना के बाद अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, असम में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। नोएडा में आरोग्य सेतु ऐप का स्मार्टफोन में होना जरूरी, नहीं तो माना जाएगा लॉकडाउन का उल्लंघन। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो जाए। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कर्नल और मेजर सहित सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने मीडिया को दिए एक बयान में इस बात की पुष्टि की है कि मुठभेड़ में सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद होने वालों में कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज, पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी, एक लॉन्स नायक और एक राइफलमैन शामिल हैं। वहीं सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि हंदवाड़ा में बहादुर सैनिकों और सुरक्षा बलों के शहादत को नमन करता हूं। उनकी वीरता और शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। चलिए दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को लेबर रिफॉर्म पर कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि लाभार्थियों के बैंक खाते में भरण पोषण भत्ते की धनराशि यथाशीघ्र अंतरित कराई जाए। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर और कम्युनिटी किचन आदि व्यवस्थाओं का सतत निरीक्षण किए जाने के लिए भी संबंधित अफसरों को निर्देश दिया कि प्रत्येक क्वारंटीन सेंटर में अच्छा और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सप्लाई चेन को इसी प्रकार सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश देते हुए डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को और प्रभावी बनाए जाने पर जोर दिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। रामायण के बाद अब श्री कृष्णा लोगों का दिल जीतने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, रामायण के बाद अब श्री कृष्णा लोगों का दिल जीतने को तैयार है। 3 मई से दूरदर्शन पर होगा प्रसारण। लॉकडाउन के दौरान घरों में समय बिता रही देश की जनता अब एक और लोकप्रिय धार्मिक धारावाहिक देख सकेगी। दूरदर्शन नेशनल चैनल पर अब 3 मई से श्री कृष्णा का प्रसारण शुरू होगा। ये प्रसारण रोज रात 9 बजे से होगा। लोगों की डिमांड पर पिछले महीने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रामायण को प्रसारित करने का निर्णय लिया था। रामायण के सारे एपिसोड खत्म हो जाने के बाद अब श्री कृष्णा धारावाहिक भी दिखाने का निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने बुरे दौर को याद करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शनिवार को रोहित शर्मा से इंस्टाग्राम पर लाइव चैटिंग के दौरान शमी ने कहा कि 2015 वर्ल्ड कप के बाद जीवन में काफी खराब वक्त आया था। इस दौरान 3 बार खुदकुशी के बारे में भी सोचा। आपको बता दें, शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न के अलावा मैच फिक्सिंग जैसे संगीन आरोप लगाए थे। उसके बाद बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया था। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड-19 संक्रमण के लक्षणों में ठंडे लगना, मांसपेशियों में दर्द रहना, सर दर्द, गले में खराश और गंध एवं स्वाद का खत्म हो जाना भी शुमार हो गया है। अब 9 आधारों पर होगी कोरोना स्क्रीनिंग। इसे लेकर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अब 9 लक्षणों के आधार पर अस्पतालों में लोगों की कोरोना स्क्रीनिंग किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले सर्दी में खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या गले में दर्द के आधार पर होती थी स्क्रीनिंग। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रारंभिक जांच में जो कोरोना के मरीज स्क्रीनिंग में नहीं पकड़ में आते थे, अब बड़े हुए लक्षणों के आधार पर कोरोना स्क्रीन सटीक तरीके से हो सकेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां जेजे कॉलोनी जो कि एक झुग्गी बस्ती है में पिछले दिनों कोरोना वायरस के मरीज बड़ी संख्या मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जी हाँ दोस्तों, जेजे कॉलोनी जो कि एक झुग्गी बस्ती है, ये नोएडा में स्थित है। इसमें पिछले दिनों कोरोना वायरस के मरीज बड़ी संख्या मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कंटेनमेंट सर्वे कराने की योजना बनाई है ताकि कोविड-19 संक्रमित मरीजों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा सके। इन झुग्गियों में संक्रमण को रोकने के लिए 3 टीमें काम कर रही हैं, जो यहाँ लोगों से बीमारी के लक्षणों के बारे में पूछ रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी ने बताया कि झुग्गियों में घर का सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। चलिए बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के कर्मचारियों ने अपनी 1 दिन की सैलरी पीएम केयर फंड में दान देने का फैसला किया है।
ये जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से दी गई है। ईपीएफओ के कर्मचारियों के एक दिन का कुल वेतन करीब 2.5 करोड़ रुपए होता है और उन्होंने इतनी ही रकम कोरोना से जंग लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में दान कर दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विश्व का एक सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में देश सेवा के लिए आगे आया है। दोस्तों चलिए बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने कौन बनेगा करोड़पति केबीसी की घोषणा की है। टीवी का पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का ये 12वां सीजन शुरू होगा। सोनी एंटरटेनमेंट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शो से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं। बिग बी वीडियो में रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। केबीसी के 12वें सीजन के रजिस्ट्रेशन 9 मई से शुरू होंगे जो 22 मई तक चलेगा। इसमें हर रात 9 बजे सोनी टीवी पर अमिताभ बच्चन एक नया सवाल पूछेंगे। आप इन सवालों के जवाब SMS के जरिए या सोनी लाइव ऐप के जरिए दे सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए संपूर्ण चयन प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से शुरू हो गया है और ये 17 मई तक चलेगा। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के सोमवार से शुरू हो रहे तीसरे चरण में और अधिक छूट दी गई है, लेकिन निषेधित क्षेत्रों में पाबंदियां जारी रहेंगी ताकि कोविड-19 के खिलाफ अब तक हासिल की गई उपलब्धियां बेकार न हो जाएं। निश्चित क्षेत्रों को छोड़कर सभी जोन में गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही की इजाजत दी गई है, लेकिन ये सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून खोले जाने की इजाजत भी दी गई है। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर आवश्यक वस्तुएं बेच सकती हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर अनुज सूद के पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद को जब इकलौते बेटे की शहादत की खबर मिली तो उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आंखों को पोंछते हुए बोले कि बेटे ने अपना फर्ज निभाया है, वे देश के काम आया। दुख तो उस बहू का है जो 2 साल पहले ही इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शनिवार रात आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों को यात्रा का किराया लेने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। सोनिया गांधी ने भी सरकार की इस दोहरी नीति की आलोचना करते हुए कहा है, 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा है जब हजारों मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल घर वापसी के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में रेल मंत्रालय इन कामगारों से यात्रा किराया वसूल रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों दुनिया भर में वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और हाल फिलहाल में कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही है। ऐसे में भारतीय मूल के अमेरिकी फिजिशियन ने ये जानने के लिए अध्ययन शुरू किया है कि क्या भगवान की पूजा करने से मरीज ठीक हो सकते हैं। धनंजय लक्की रेड्डी ने 4 महीने तक चलने वाले इस प्रार्थना अध्ययन की शुरुआत की, जिसमें 1000 कोरोना वायरस मरीज शामिल होंगे जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। उन्हें 500-500 के 2 समूह में बांटा जाएगा और प्रार्थना सिर्फ एक समूह के लिए की जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद जांचकर्ता आकलन करेंगे कि दोनों समूह के मरीज कितने समय तक वेंटिलेटर पर रहे, उनमें से कितनों के अंगों ने काम करना बंद कर दिया, कितनी जल्दी उन्हें आईसीयू से छुट्टी दी गई और कितनों की मौत हो गई। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने प्रेस को संबोधित करते हुए किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी ने प्रेस को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के ट्रेन टिकट का सारा खर्च उठाएगी। प्रवासी मजदूरों से ट्रेन टिकट के पैसे लेने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। यह हमारे हमवतन लोगों की सेवा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विनम्र योगदान होगा और साथ ही हमें उनके साथ एकजुटता से कंधा मिलाकर चलना होगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों कोरोना से चल रही इस लड़ाई में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ रहे हैं, जिसके लिए पूरा देश उनकी सराहना कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मुंबई से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक डॉक्टर ने कोरोना मरीज का यौन शोषण किया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत उसे बर्खास्त करके पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस को शक है कि आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, जिस वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने उसे होम क्वारंटाइन कर दिया है। क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 5 मई को जेईई और एनईईटी परीक्षाओं की नई तारीख घोषित करेंगे। ये परीक्षाएं कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से स्थगित कर दी गई थी। देश भर में 15 लाख से अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है, वहीं 9 लाख से अधिक छात्रों ने जेईई मेंस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ऐसे में छात्र ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। बेंगलुरु स्थित कंपनी बायजू ने मार्च के दौरान 60 लाख नए छात्रों को जोड़ा है। कंपनी के मुताबिक मार्च में उसके ट्रैफिक में रिकॉर्ड 150% की ग्रोथ हुई है।
लेटेस्ट डेटा के मुताबिक बायजू के पास 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिसमें से 24 लाख पेड यूजर्स हैं। जल्दी ही कंपनी 75,000 करोड़ रुपए वैल्यूएशन वाली कंपनी बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच भारत में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। असम सरकार ने कहा है कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला पाया गया। अब तक 306 गांवों में 2500 से अधिक सुअर मारे जा चुके हैं। असम के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि राज्य सरकार केंद्र से मंजूरी होने के बाद भी तुरंत सुअरों को मारने के बजाय इस घातक संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कोई अन्य रास्ता अपनाएगी। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं सुअरों को मारा जाएगा जो संक्रमित होंगे। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आग्रह किया है कि अपने यहाँ सुअरों के आवागमन पर रोक लगाएं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रवासी भारतीयों को उनके घर पहुंचा जाने का मुद्दा अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऐलान के बाद अब इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेनों का किराया देने को तैयार है। तेजस्वी ने कहा है कि हम गरीब बिहारी मजदूर भाइयों के लिए 50 रेलगाड़ियों का किराया बिहार सरकार को देंगे। सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे, पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगी। चलिए दोस्तों, इसके साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.15% की हिस्सेदारी खरीद ली है। जियो प्लेटफॉर्म्स में सिल्वर लेक 5,655.75 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस डील पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि सिल्वर लेक फर्म का दुनिया भर के दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप का शानदार रिकॉर्ड रहा है। रिलायंस पर इस समय करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। नोएडा प्रशासन ने आरोग्य सेतु ऐप को जरूरी करार देते हुए कहा कि अगर स्मार्टफोन यूजर्स के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस ऐप के जरिए हम ये सब जान सकते हैं कि हमारे आसपास कौन और कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं। खास बात ये है कि अगर आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन जोन दिखाता है तो इसका सीधा मतलब है कि आप सेफ हैं, आपके इलाके में कोई भी शख्स कोरोना संक्रमित नहीं है। इसी तरह अगर आप ऑरेंज जोन में हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है और आपके आसपास कोरोना संक्रमित के मरीज हैं। अगर रेड जोन दिखाता है तो इसका मतलब है यहाँ रहना मुसीबत से खाली नहीं है। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से कुछ नई और लेटेस्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।